नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी आने वाली एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है। तो दोस्तों याद रखना है, जो कार्बन डेटिंग पद्धति है, इस कार्बन डेटिंग पद्धति या विधि के द्वारा जो जीवाश्म है इनकी आयु का पता लगाया जाता है कि जीवाश्म कितना पुराना है। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो याद रखना है, अगर आप अत्यधिक शराब का सेवन करोगे तो आपके शरीर का जो यकृत या जिसे हम बोलते हैं लीवर, तो ये खराब हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बना है। अगला, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। तो दोस्तों याद रखना है, आपके शरीर में जो ब्लड बैंक है वो किसे कहा जाता है, तो तिली, स्प्लीन या इसे कहा जाता है प्लिया। तो अगर आपसे पूछे कि शरीर का ब्लड बैंक कौन सा है तो यह है प्लिया और इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्प्लीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो दोस्तों याद रखना है, जो हरे पौधे हैं इन हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है इसे हम कहते हैं क्वांटासोम। तो याद रखना है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, क्वांटासोम। अगला क्वेश्चन, शरीर में रक्त कि सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या है। तो दोस्तों याद रखना है, शरीर में जो सफेद कोशिका पाई जाती है, ब्लड में आपके सफेद कोशिका पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं WBC यानी श्वेत रक्त कणिका है। तो इनका काम क्या होता है, तो ये शरीर को बीमारियों से बचाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो याद रखना है, जो मछली है इस मछली के हृदय में टोटल 2 कोष्ठ होते हैं। जैसे अगर हम बात करें मानव की, तो मानव के हृदय में टोटल 4 कोष्ठ होते हैं, उसी प्रकार से मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को प्रकट करने का काम कौन करता है। तो दोस्तों याद रखना है, जो मानव शरीर में रक्त होता है इस रक्त को छानने का काम या रक्त को शुद्ध करने का जो काम है ये कौन करता है, वृक्क या किडनी करती है। ठीक है। तो वृक्क ये काम करता है और वृक्क के अंदर भी नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो कि आपके रक्त को शुद्ध करते हैं और बाकी जो बचा वेस्ट मटेरियल है ये कहां पर पहुंचाते हैं, तो आपके मूत्र मार्ग पर पहुंचा देते हैं। अगला, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। तो दोस्तों याद रखना है, ये नाम आपको इंपोर्टेंट याद रखना। अप्सरा क्या है, तो ये एक प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। अगला, डायनेमो का कार्य क्या है। तो दोस्तों याद रखना है, जो डायनेमो है ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। मतलब डायनेमो जो यांत्रिक ऊर्जा है उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है। तो याद रखना है, जो पिच ब्लेंडी है इससे रेडियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। तो दोस्तों याद रखना है, जो गिरगिट है ये रंग कैसे बदलता है, तो इसकी जो त्वचा है इसमें मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिका की उपस्थिति होती है। तो दोस्तों याद रखना है, जो गिरगिट है इसमें मेलेनोफोर नामक असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा ये बार बार अपना रंग बदल लेता है। अगला, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो याद रखना है, जो सेल्यूलोज है ये प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते। तो दोस्तों याद रखना है, जो समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष है उनमें वार्षिक वलय नहीं होते, क्योंकि यहाँ जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, इसलिए इनमें वलय नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वृद्धा अवस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो याद रखना है, वृद्धा अवस्था का जो अध्ययन है वो विज्ञान की जीरेंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। या फिर अगर आपसे पूछे कि वृद्धा अवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है तो उसे हम जीरेंटोलॉजी कहते हैं। अगला, डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है। तो याद रखना है, जो डोलोमाइट है ये कैल्शियम का अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री की दृष्टि से। तो डोलोमाइट किसका अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन आता है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, खट्टे जितने भी फल है इनमें विटामिन C पाया जाता है और खट्टे फल का सबसे अच्छा स्रोत अगर आपसे पूछे तो वो है आपका आंवला। ठीक है। तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है और विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आंवला है।
अगला, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। ऑडियोमीटर के द्वारा हम ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। अगला, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा है? तो दूध का जो खट्टा है होना ये जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं। अगला, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा जो विचलित होने वाला रंग है वो है आपका बैंगनी रंग। तो याद रखना है, सबसे ज्यादा विचलित रंग कौन सा होता है? बैंगनी रंग होता है, अगर हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में गुजारेंगे तो। अगला, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या होता है? तो दोस्तों याद रखना है, जो आपका रेफ्रिजरेटर या फ्रिज रहता है उसमें प्रशीतक क्या होता है? तो ये फ्रियोन नामक गैस होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में किस गैस का यूज किया जाता है? तो फ्रियोन का यूज किया जाता है। अगला, दूध से दही बनाने वाला कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? तो दोस्तों याद रखना है, दूध से अगर हम दही बनाते हैं तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपका दूध से दही बनने में सहायता करता है। लैक्टोबैसिलस नाम स्पष्ट याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा गया। अगला, किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपका वृक्क या आपकी किडनी खराब हो गई, तो आपकी अगर किडनी खराब हो जाएगी तो मैंने बताया था ये आपका रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी करती है, लेकिन अगर किडनी खराब हो जाएगी तो रक्त शुद्ध नहीं होगा और फिर रक्त को शुद्ध करने के लिए हमें डायलिसिस करवाना पड़ेगा। तो डायलिसिस किस अंग के खराब होने पर किया जाता है? वृक्क या किडनी के खराब होने पर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना है, जो प्रामस्तिष्क होता है या इसी को हम बोलते हैं सेरेब्रम। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रामस्तिष्क होता है। और दोस्तों याद रखना है, जो प्रामस्तिष्क है ये जितना भी आप सोचने समझने का काम है ये कौन करता है? प्रामस्तिष्क ही करता है। अगला, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो दोस्तों याद रखना है, जो राइफल चलाने पर आपको झटका लगता है वो रेखी संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। ये फिजिक्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइफल चलाने पर जो झटका लगता है वो रेखी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, प्रयोगशाला में सबसे पहले जो जीन है, इस जीन का संश्लेषण किसने किया? तो ये हरगोविंद खुराना साहब ने किया, हरगोविंद खुराना साहब ने। अगला, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो दोस्तों याद रखना है, वहां पर सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल उनके पलायन वेग से अधिक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर जो वायुमंडल है ये नहीं होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर जितनी भी गैसें उनके जो वर्ग माध्य का मूल वेग है ये उसके पलायन वेग से अधिक है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन आता है कि किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है, जो फ्लोरेला है, ये फ्लोरेला या इसको बोलते हैं क्लोरेला। तो ये जो क्लोरेला होता है ये क्या है? ये एक प्रकार का शैवाल है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अंतरिक्ष में भोजन के रूप में क्लोरेला का उपयोग किया जाता है और ये एक प्रकार का शैवाल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो याद रखना है, ये आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से हो जाता है। अगला, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों याद रखना है, जो द्रव्य है इस द्रव्य की चौथी अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। अगला, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है या इसी को बोलते हैं प्यूज ग्रंथि। तो याद रखना है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूज ग्रंथि है, इसी को बोलते हैं प्यूटरी ग्लैंड। और इसी की हम बात करें तो इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है प्यूज ग्रंथि को। अगला, एंजाइम मूलतः क्या है? तो याद रखना है, एंजाइम मूल रूप से एक प्रकार का प्रोटीन है, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हो जाता है कि एंजाइम क्या है? तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों याद रखना है, जो पित्त रस है इसका निर्माण कहाँ होता है? आपके यकृत में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन,
कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो दोस्तों याद रखना है, जो ब्लैक होल का सिद्धांत है ये किसने दिया? एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया। इस ब्लैक होल सिद्धांत को कृष्ण छिद्र भी कहते हैं, जो कि एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया। अगला, साइनोकोवाल्मिन क्या है? तो दोस्तों याद रखना है, साइनोकोवाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है ये क्या है? तो साइनोकोवाल्मिन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा गया, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोवाल्मिन है। अगला, टेट्रा ब्यूटाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, पेट्रोल में टेट्रा ब्यूटाइल लेड मिलाया जाता है क्योंकि एंटी नॉकिंग रेटिंग या फिर अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विस्फोट ना हो जाए, इस दर को बढ़ाने के लिए टेट्रा ब्यूटाइल लेड मिलाया जाता है पेट्रोल में। अगला, हीरे की चमक होती है? तो दोस्तों याद रखना है, जो हीरा है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हीरा है वो चमकदार दिखाया जाता है। और ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि हीरा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला, आपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है? तो आपेक्षित जो आर्द्रता है ये हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है। हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो दोस्तों याद रखना है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो याद रखना है, जो पोलियो का टीका है ये सबसे पहले जॉन साल्क के द्वारा तैयार किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संगठन है मीथेन गैस। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? मीथेन है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, क्वांटासोम कहलाती है। अगला, न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? दोस्तों एग्जाम में मात्रक से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूटन किलोग्राम किसका मात्रक है? तो ये त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक है। अगला, गोइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों याद रखना है, गोइटर जो रोग है ये शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। और इस गोइटर रोग को ही क्या बोलते हैं? तो इसे घेंगा रोग बोलते हैं, जो कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। अगला, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन किसमें होता है? तो वायरोलॉजी में होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस कार्बिक एसिड है। क्या है विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस कार्बिक अम्ल है। अगला, सामान्य व्यक्ति का अनुशीतलक रक्तदाब कितना है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब या ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। mmHg होता है, मतलब मैक्सिमम 120 होना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए? तो मिनिमम 80 होना चाहिए। तो 120/80 mmHg एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब होता है और न्यूनतम पूछे तो 80 होना चाहिए। अगला, श्वेत प्रकाश में प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी रंग का होता है। अगला, केलोमल क्या होता है? तो दोस्तों केलोमल किसे कहते हैं? तो जो मर्क्यूरी क्लोराइड है, मर्क्यूरी क्लोराइड को ही क्या कहते हैं? केलोमल कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया। और अगर आपसे पूछे कि मर्क्यूरी क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है Hg2Cl2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, Hg2Cl2 इसका केलोमल का या मर्क्यूरी क्लोराइड का सूत्र है। अगला, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, जो मर्क्यूरी सल्फाइड होता है, इस मर्क्यूरी सल्फाइड को ही क्या कहते हैं? तो इसे ही सिंदूर कहा जाता है। सिंदूर कहा जाता है और इसका सूत्र है HgS। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मर्क्यूरिक सल्फाइड का सूत्र है HgS और इसे सिंदूर कहा जाता है। अगला, जूठा सोना कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जूठा सोना किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड्स जो होते हैं इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जूठा सोना कहते हैं। नाम याद रखना है, आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड्स। अगला क्वेश्चन, पैंक्रियाटिक जूस
में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो पैंक्रियाटिक जूस है या पित्त रस है, ये पित्त रस किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? यकृत के द्वारा पित्त रस का स्रावण किया जाता है। और अगर हम बात करें पैंक्रियाटिक जूस, तो इसी को पित्त रस कहते हैं और इसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला, आतो इंटेस्टाइन में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक क्या है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें तो जो आपकी आंत है, इन आंतों में जो प्रोटीन होता है, इन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में किसके द्वारा बदला जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा बदलाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? तो पेप्सिन एंजाइम बदलता है। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रो डी क्या है? तो याद रखना है, एस्ट्रो डी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला जापान का एक एक्सरे उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों याद रखना है, जो ध्रुव तारा है ये पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष की दिशा में स्थित होता है। मतलब जिस प्रकार से पृथ्वी घूमती है उसी प्रकार से ध्रुव तारा भी उसके अक्ष की गति की दिशा में स्थित होता है, इसीलिए ध्रुव तारा हमेशा आपको एक ही स्थान पर दिखाई देता है। अगला, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रतिदिन कितनी बार स्पंदन होता है? तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला, स्पिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो याद रखना है, स्पिग्नोमेनोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो जो आपके शरीर का ब्लड प्रेशर या रक्तदाब है वो किससे नापते हैं? तो स्पिग्नोमेनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। अगला, प्रकाश तरंग के किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो प्रकाश तरंग है उसके ध्रुवण नामक गुण से यह पता चलता है कि ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगला, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो एक वृत्ताकार जो वलय होता है इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है ये वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। कहाँ पर होता है? तो वलय वृत्त का जो केंद्र होता है वहां पर उसका गुरुत्व केंद्र होता है। अगला, मानव रक्त का पीएच मान क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान है ये 7.4 होता है। 7.4 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, अगर हम बात करें हीरे की तो ये एक प्रकार का कार्बन पदार्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो एक प्रकार का कार्बन है। अगला क्वेश्चन, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों याद रखना है, जो ग्रह की गति का सिद्धांत है ये कोपलर नामक वैज्ञानिक ने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोपलर या इसी को बोला जाता है केपलर। तो केपलर ने क्या दिया? तो ग्रह की गति का सिद्धांत दिया। अगला, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो याद रखना है दोस्तों, जो प्रोटॉन की खोज है ये रदरफोर्ड के द्वारा की गई। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना है, जो पानी है ये पानी एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। अगर हम बात करें तो पानी ठोस अवस्था में भी पाया गया, पानी द्रव अवस्था में भी पाया गया और पानी गैस अवस्था में भी पाया गया। अगला, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो दोस्तों याद रखना है, अगर हम बात करें हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो हीरे के भाव का जो मात्रक होता है ये कैरेट कहलाता है। अगर हम बात करें तो हीरे कैरेट किसे कहते हैं? तो कैरेट में हम सोने की शुद्धता नापते हैं, लेकिन कैरेट में हीरे का क्या नापते हैं? तो हीरे के भार का मात्रक नापा जाता है। अगला, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो याद रखना है, गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। मतलब लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का आवरण ही क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। अगला, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो याद रखना है, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन का जो जन्मदिन है वो 7 नवंबर 1888 में हुआ था और इन्होंने क्या किया था? तो रमन प्रभाव की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए है? तो गलगंड घेंगा रोग के द्वारा, घेंगा रोग को किसके द्वारा कम किया जाता है? तो आयोडीन की अगर कमी है आपके शरीर में
तो आपको गलगंड रोग होगा, इसी को घेंगा रोग भी बोलते हैं। अगला, विद्युत मोटर क्या काम करती है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करती है। तो अगर आपसे पूछे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो ये विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। अगला, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्वांटासोम। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है? तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर आपकी पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। अगला, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है और सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। सूर्य सदैव पूर्व से क्यों निकलता है? क्योंकि जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका पोटोमीटर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर किसके द्वारा नापी जाती है? तो पोटोमीटर के द्वारा नापी जाती है। अगला, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 किसका सूत्र है? तो ये रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। अगला, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो याद रखना है, मानव शरीर में जो विटामिन के का निर्माण है वो कोलेन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोलेन में बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। अगला, डार्क एवेंजर क्या है? तो ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डार्क एवेंजर क्या है? तो ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। अगला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला, मेनिंजाइटिस या तानिका शोध नामक रोग किस शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस अंग में होता है? तो ये मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में होने वाला रोग है कौन सा? मेनिंजाइटिस। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमने का प्रमुख कारण हिपेरिन की उपस्थिति भी हो सकता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केचली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होता है कन्वेंशन के द्वारा। कन्वेंशन के द्वारा। अगला, वृद्धों में चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहलाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके गेरियाट्रिक्स। क्या कहते हैं? गेरियाट्रिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो अगर आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी है, रक्त में ग्लूकोज की कमी है, तो हाइपोग्लाइसेमिया रोग आपको हो सकता है। अगला, HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV2 नामक वायरस से एड्स रोग भी फैलता है, या फिर HIV नामक रोग से भी फैलता है। तो दोस्तों, ये आज के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। टॉप 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के मिक्स क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूँ कि क्लास आपको बेहद अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।